हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक सेक्शन। तो आज का टॉपिक हमारा गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़ चुके, तो इससे पहले सबका रिवाइजिंग कर लेते ताकि हमें सारी चीज़ फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ हम जितने भी पढ़ चुके होते हैं उसको बार बार रिवाइजिंग करने से ही हमारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिमाग में याद रहती है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बात करेंगे। इसके बाद पूरा गुप्त साम्राज्य का हम लोग चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और चार्ट को सजाने के लिए भी बोले जाते हैं आपके एग्जाम में। एंड कौन से राजा का शासन किए हैं, किसके बाद कौन से राजा शासन किए, एंड सबका टाइम पीरियड भी मैं लेके आई हूँ। तो बिल्कुल डीपली में हम लोग घुस के पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं गुप्त साम्राज्य से। तो चलिए पहले इसे पहले रिवाइजिंग कर लेते हैं। जो यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहन या फिर कुषाण राजवंशों का दो बहुत बड़े शक्तियों में उभर के आए हैं। तो इससे पहले सातवाहन एंड कुषाण के पहले भी बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मगध के बारे में, क्योंकि मगध से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गैज अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमें भी मोटिवेट मिल सके वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मगध राजवंश काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद तो मगध वंश की स्थापना वृद्धरथ ने किया था। एंड जो इसके बाद कौन आते हैं, तो हर्यक वंश आते हैं। ठीक है, और हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। उसका टाइम पीरियड था 544 BC में किया था। इसके बाद मगध हमने बिंबिसार पढ़ा है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आए, क्योंकि उसके पुत्र थे, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु आए और अजातशत्रु के राजगद्दी पे बैठने के बाद उन्होंने राजगद्दी पे बैठा था अपने पिता की हत्या करके। यानी कि इतिहास में ये भी कहा गया है कि प्रथम अजातशत्रु ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पिता को हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। मतलब सबसे पहले उन्होंने 493 BC में बैठा था और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम वगैरह करवाए थे। और इसके बाद अजातशत्रु के बाद उदयन है, इसके पुत्र उदयन मगध की राजगद्दी पे 461 BC में बैठा था। उदयन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करवाया था, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न बनते ये वाला कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने करवाया था। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पाटलिपुत्र वाला। ठीक है, और गैज इसके बाद आते हैं बहुत सारे महान शासक आते हैं। बिंदुसार, जैसे कि बिंदुसार का टाइम पीरियड था 298 से लेकर 273 BC तक। पिछले वाला इसलिए हम लोग रिवाइजिंग कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पिछले वाला याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में चार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बिंदुसार का टाइम पीरियड था 298 BC से लेकर 273 BC तक। बिंदुसार का सबसे पहला नाम जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। गैज अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, और पहला पॉइंट ये है आपके एग्जाम के लिए कि बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी एक राजदूत आया था जिसका नाम था डायमेक्स। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार के शासनकाल में जो यूनानी राजदूत आए थे उसका नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा डायमेक्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने सोची कि सारे चीज़ रिवाइज करवा दूँ ताकि आप सबको यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, सारे रिवाइज हो जाएंगे। इसलिए पिछला वाला पहले मैंने बोल दिया। और गैज इसके बाद बिंदुसार को जो है जैन धर्म में सिंहसेन भी कहा गया है। तो यहाँ से ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसके बाद बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक आता है। तो अशोक का टाइम पीरियड क्या था, 273 BC से लेकर 232 BC, क्योंकि BC चल रहा है, BC का फुल फॉर्म बिफोर क्रस्ट होता है। इसके बाद हम लोग AD में पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या बन गया, अशोक के बारे में इसलिए मैंने बता दी क्योंकि अशोक का जो प्रसिद्ध उन्होंने उसका टाइम पीरियड था 273 से लेकर 232, हमने अभी पढ़ा है। और 269 BC में उन्होंने मगध की राजगद्दी पे बैठा था अशोक। और अशोक का सबसे फेमस युद्ध रहा है कलिंग का युद्ध। तो गैज आप सभी के मन में क्वेश्चन ये भी उठता होगा कलिंग जगह है कहाँ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे कलिंग जगह उड़ीसा में है, और कलिंग राजा खारवेल और अशोक के बीच में युद्ध हुआ था, और कलिंग की राजधानी तोशली है। तो 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग सब घायल हो गए थे, 1 लाख समथिंग करके। इतिहास में ऐसे बताया गया, जस्टिन ने बताया एंड पिल्ली के अनुसार कहा गया
काफ़ी ज़्यादा लोग सब घायल वगैरह हुए थे इसमें, और काफ़ी जैदों को बंदी भी बना लिया था अशोक ने। ठीक है, तो आप सभी अशोक से 2 पॉइंट आपके एग्जाम में बनते। पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने राजगद्दी पे कब बैठा था। सेकंड पॉइंट है उसका टाइम पीरियड क्या था, तो 273 BC से लेकर 232 BC इसका टाइम पीरियड था। 232 BC में अशोक ने यानी कि शासनकाल को बिल्कुल तरीके से त्याग दिया था। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या था, कलिंग का युद्ध 261 BC, उड़ीसा, कलिंग जगह उड़ीसा में है, कलिंग की राजधानी तोशली, एंड कलिंग राजा खारवेल के साथ युद्ध हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ हमने अभी पढ़ लिए बिल्कुल, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल मैं बोल रही 100% जो हम रिवाइज करते हैं चीज़ों को सुन के हमें ज़्यादा याद रहता है, और जो चीज़ें लिखने वाला होगा वो आप लोग नोट पे लिख लीजिएगा, नोट कर लेंगे यहाँ से, जो हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछले वाला चीज़ इसलिए रिवाइज करा दी ताकि सारी चीज़ हो चुकी है। अगर आप सभी वीडियो नहीं देखे तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अशोक तक क्लियर हो गए। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहन आए थे, एंड कुषाण मतलब बहुत बड़ी शक्ति में उभर के आए थे। तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने किया था, एंड सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान। तो सबसे पहले ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिष्ठान है कहाँ पर, तो प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, एंड गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, और गैज सबसे पहले ये भी याद रखिएगा आप सभी कि सातवाहन काल में जितने भी राजाएं अभी तक हुई है सभी का नाम माताएं के नाम पे रखी गई है, क्योंकि माताओं को काफ़ी ज़्यादा इसमें सम्मान दिया गया, ऐसे इतिहास में कहा गया है। इसलिए एग्जाम्पल वाइज गौतमीपुत्र सतकर्णी, एंड लास्ट राजा जो था सातवाहन वंश का यज्ञश्री सतकर्णी। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सभी का नाम माताएं के नाम पे रखी गई थी। ठीक है, और गैस सबसे पहले सातवाहन काल में चांदी, कांसे एवं तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि सातवाहन काल का महानतम शासक का नाम क्या था, तो इसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कुषाण वंश पे। ठीक है, तो गैज कुषाण वंश की स्थापना कजुल कड़फिशेष ने किया था, एंड कुषाण वंश का पहली राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी, एंड उसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें याद हो गया। उसमें भी बहुत सारे राजा आए जैसे कि कड़फिज प्रथम आए, कड़फिज सेकंड आए, सबका टाइम पीरियड भी अनेक अनेक राजा बहुत सारे आए यहाँ पे, बट कुछ ऐसे राजा आए थे जिसका काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छा काम करवाया उसके, इसीलिए उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। जैसे कि कुषाण वंश का सबसे फेमस राजा या फिर महानतम बोल लीजिए तो कनिष्क था। कनिष्क इसलिए फेमस था क्योंकि उन्होंने शक संवत जारी किया था 78 AD में, जो भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया संवत है, इसीलिए उसको इतिहास में बहुत अच्छा राजा कहा गया, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो गए चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखें गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, उसका टाइम पीरियड भी सबका लिख रहे हैं। सारा चीज एडी में आएगा, ये भी ध्यान रखना है एडी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडी एवं बीसी में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो गैज आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्रस्ट होता है, आफ्टर डेमिनो, यानी ये एडी में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, बीसी मतलब उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, टाइम पीरियड 240 से 280 AD। इसके बाद किसने किया, उसका पुत्र ही किया होगा। तो श्रीगुप्त का पुत्र एक थे, इसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच हो जाएगा। ठीक है, तो उसका टाइम क्या था, 280 से 319 AD। फ्रेंड आप सभी बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि बात ऐसा होता है इतिहास में कि हमें याद रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है। मतलब कितने सारे शासक थे, उसके पुत्र का नाम रखना, कौन किसका पिता है कौन किसका पुत्र है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आ जाती है। तो इस चार्ट के थ्रू आपको बिल्कुल कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, क्योंकि श्रीगुप्त
के पुत्र का नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के भी पुत्र होंगे क्योंकि उसके बाद भी पुत्र होंगे उसका जब शासन किया होगा। तो इसी के अनुसार क्रम से हम लोग चल रहे हैं ताकि बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। टेबल देख के मतलब एक बार में आपको याद आ जाएगी, ठीक है। तो घटोत्कच के एक पुत्र थे, उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो उसका भी टाइम पीरियड होगा, है कि नहीं, 319 से लेकर 335 एडी, ठीक है। एडी या फिर इस भी लिख लीजिए, बात बराबर है। चंद्रगुप्त प्रथम के भी पुत्र होंगे, तो इसके पुत्र एक ही थे जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 335 से लेकर 380 एडी, क्योंकि समुद्रगुप्त राजगद्दी पर 335 ईस्वी में बैठा था। देखिए यहाँ से श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम और इसका पुत्र समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 380 से लेकर 412 एडी, ठीक है, क्लियर हो गया। और गैज उसके पुत्र थे 2 और एक पुत्री थी। हम चार्ट बना के याद रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गोविंद गुप्त, ठीक है, तो गोविंद गुप्त तिरुत के नाम से भी जानते थे। अगला है कुमारगुप्त प्रथम। अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कुमारगुप्त प्रथम को, जो कुमारगुप्त प्रथम है, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड के 2 बेटे थे और एक बेटी थी, उसका नाम था प्रभावती। वकाटक की रानी, ठीक है। वकाटक जगह कहाँ पर है, प्रभावती, क्योंकि वकाटक के जो राजा थे उससे शादी हुआ था अब प्रभावती का, इसीलिए वकाटक की रानी कहा जाता है। वकाटक जगह मध्य भारत में है, मध्य भारत बोले तो एग्जाम्पल वाइज इसमें मध्य प्रदेश आ जाते हैं या फिर आंध्र प्रदेश आते हैं, तो ये दोनों स्टेट इसमें आते हैं वकाटक में, ठीक है। तो गैज इसके चंद्रगुप्त सेकंड के 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी, इसके भी 3 पुत्र थे। कुमारगुप्त के 3 पुत्र थे, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त है ये। स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त का एक और नाम था, श्री विक्रम के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। एक लास्ट था घटोत्कच गुप्त, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कुमारगुप्त को 3 पुत्र थे। पहला का नाम था स्कंदगुप्त, इसको विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। सेकंड पुरुगुप्त, जिसको श्री विक्रम के नाम से जाने जाते थे। थर्ड है घटोत्कच गुप्त, यानी कि उसको डमैन के नाम से जाने जाते, ठीक है। इसके बाद इसके 2 पुत्र थे। पहले का नाम था नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त, और सेकंड था उसका नाम था बुधगुप्त, ठीक है। बुधगुप्त लिखा हुआ है। इसके बाद नरसिंह के एक पुत्र थे, इसका नाम था कुमारगुप्त सेकंड।
और कुमारगुप्त के भी एक पुत्र थे जिसका नाम था विष्णुगुप्त। तो गैज आप सभी ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पर नहीं दिखता होगा तो मैं बता दूँ, गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, एक बार हम ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला गुप्त सम्राट, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। उसका टाइम पीरियड था 240 से लेकर 280 एडी था। ठीक है, इसके बाद घटोत्कच का 280 से 319 एडी। इसका पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसका टाइम पीरियड था 319 से लेकर 335 एडी। थर्ड आते समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 335 से 380 एडी। और समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, तो चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम था 380 से लेकर 412 एडी। और चंद्रगुप्त सेकंड के दो पुत्र थे, एक पुत्री थी जिसका नाम था गोविंद गुप्त, जिसको तिरुत के नाम से जाने जाते थे। और सेकंड था कुमारगुप्त प्रथम। थर्ड था प्रभावती पुत्री जी, वह कटक की रानी थी। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। कुमारगुप्त के 3 पुत्र थे। पहला स्कंदगुप्त, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। सेकंड है पुरुगुप्त, जिसको श्री विक्रम के नाम से जानते थे। और थर्ड घटोत्कच गुप्त, जिसको डवैन के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, और पुरुगुप्त के 2 पुत्र थे, पहला नरसिंह गुप्त और सेकंड बुद्धगुप्त। ठीक है, और नरसिंह गुप्त के एक पुत्र थे जिसका नाम था कुमारगुप्त सेकंड। और कुमारगुप्त के एक पुत्र थे जिसका नाम था विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए चार्ट का, ताकि आप सभी को बिल्कुल याद रहे टाइम पीरियड एंड किसके बाद कौन से राजा ने शासन किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए गैज हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग जितने भी चीज़ पढ़ चुके हैं, इसके आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हमने जो चीज़ लिखी है इसलिए लिख दो यहाँ पे, ताकि आप लोग नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, अभी तक हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने करा था। टाइम पीरियड था 240 से लेकर 280 एडी तक था। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक स्थापना किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। उसका टाइम पीरियड क्या था 319 से लेकर 335 एडी, यानी कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका चंद्रगुप्त प्रथम की जो विवाह हुआ था, ये विवाह हुआ था लिच्छवी के राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी, तो कुमार देवी से उसका विवाह हुआ था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका श्री गुप्त का उत्तराधिकारी। आप सभी को पता है जो राजा होता है उसका पुत्री उसका उत्तराधिकारी होता है। तो श्री गुप्त का पुत्र का क्या नाम था, घटोत्कच। तो इसके बाद अभी पॉइंट आता है श्री गुप्त का उत्तराधिकारी, तो उसका पुत्र ही होगा, इसका पुत्र का नाम था घटोत्कच। उसका टाइम पीरियड था 280 से लेकर 319 एडी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट। यहाँ पे महान सम्राट लिखा हुआ है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं गुप्त साम्राज्य का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था, तो आपका इतिहास भी अगर पूछा जाता है तो ऐतिहासिक सम्राट या फिर महान सम्राट, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ही हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर 320 एडी में बैठा था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी कितने सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन आपको ऐसे बनेंगे ये वाला पॉइंट का कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले महाधिराज की उपाधि किसको धारण है या फिर किसने धारण की थी। 4 ऑप्शन देंगे आपको, तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो गैज आपको याद रखना है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी और कब की थी। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उसका टाइम पीरियड था 319 से लेकर 320 एडी और चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था वही उसका उत्तराधिकारी होगा। तो पुत्र था उसका समुद्रगुप्त, तो उसका उत्तराधिकारी भी समुद्रगुप्त ही होगा। और समुद्रगुप्त 335 एडी में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
सॉरी। और नेपोलियन को उपाधि भी किसी ने दिया होगा, तो नेपोलियन की उपाधि दी थी V.A. स्मिथ ने, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी, तो V.A. स्मिथ ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ चीज़ हमारे यहाँ तक क्लियर हो गई। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर बोर्ड पे मैं इसलिए लिख दी हूँ ताकि आप सभी उसको नोट कर सके और अच्छे तरीके से याद भी कर सके। तो आप सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो हमारा हेडिंग अब क्या हो गया, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले। उससे पहले हम लोगों ने सारी चीज़ पढ़ ली अभी तक, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एक पॉइंट यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं लाइनिंग कर देती हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। तो पहला पॉइंट है गाइस, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत आपके एग्जाम में बने हैं, अभी तक पूछा गया कई बार। जो समुद्रगुप्त का दरबारी था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था हरिसेन। ठीक है, और गैस समुद्रगुप्त से आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अशोक तो हमने पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, जो अशोक थे, अशोक की बात करी जाए तो अशोक और समुद्रगुप्त जो है ये बिल्कुल अशोक अलग थे, क्योंकि अशोक अशांति एवं हमेशा आक्रमण करने पे भरोसा कर रहे थे, एंड जो समुद्रगुप्त थे ये बिल्कुल अलग थे। ठीक है, वो शांति चाह रहे थे, हिंसा बिना आक्रमण किए हुए प्रसन्न रहना, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में हैप्पी बोलते हैं। तो इतिहास में ये कहा गया अशोक से बिल्कुल विपक्ष से मतलब विपरीत थे। ठीक है, तो बिल्कुल विपरीत थे। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड पॉइंट है आपका, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक थे, यानी कि समुद्रगुप्त जो थे ये विष्णु भगवान को मानते थे, उसकी पूजा करते थे। वैसे विष्णु भगवान की पूजा तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, है ना। आगे समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि धारण की गई है। समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि धारण की गई है। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त विजेता तो थे ही, आप सभी को पता है, राजा थे, और उसके राजा के साथ साथ उसमें और भी अलग कलाएं थी, मल्टी टैलेंटेड जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं। तो इसमें कवि का था, संगीतज्ञ भी थे, और विद्या का भी संरक्षक था काफ़ी ज़्यादा। अगला है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, क्योंकि समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त सेकंड, तो उन्होंने राजगद्दी पे 380 ईस्वी में बैठा था। इसके बाद चलिए हम लोग आ जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त क्लियर हो गया, चंद्रगुप्त सेकंड आते तो उसका टाइम पीरियड क्या था, 380 से 412 AD। तो गैस सबसे पहले हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुछ जो पॉइंट है वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो शक का आपने नाम सुना होगा, तो शकों को सबसे पहले पराजित विक्रमादित्य ने किया था, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। उसे मतलब बिल्कुल शकों को परास्त करके बाहर खदेड़ देने वाला राजा था विक्रमादित्य। उसी टाइम से उसका उपाधि खुद को मतलब उपाधि धारण कर लिया, विक्रमादित्य के नाम से जाने लगा। ठीक है, और उसी के यानी कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के काफ़ी ज़्यादा जारी किया था। तो देखिए पहला पॉइंट है इसमें चंद्रगुप्त सेकंड में, चंद्रगुप्त सेकंड को देवराज, देवगुप्त एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई है। मैंने अभी डिस्कस किया है विक्रमादित्य की उपाधि क्यों उसने धारण की थी, तो शकों को पराजित कर दिया, बिल्कुल भारत से बाहर खदेड़ दिया था इसीलिए। अगला पॉइंट है आपको कालिदास जो है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, कालिदास किसके समकालीन थे या फिर किसके शासनकाल में रह रहे थे। ऐसे बहुत ज़्यादा घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके सारे तरीके आने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। ठीक है, और गैज गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे महान या फिर संस्कृतज्ञ व्यक्ति सब रहते थे, जैसे कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरि। अगला है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में, और कई बार पूछा भी गया है कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा जो फाहियान है, चीनी यात्री है, वो फाहियान चीन से आए थे, ये किसके शासनकाल में भारत पे आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। टाइम पीरियड क्या था, 319 से लेकर 414 AD, यानी कि मतलब ऐसे आपको समझना पड़ेगा 319 में आया होगा और 414 AD में चला गया होगा।
और यहाँ से एक और पॉइंट मैं बता देती हूँ, जो हम आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस तो करना ही है, फिर भी अभी ज्ञान के लिए आप लोग सुन लीजिएगा। जो हेनशांग थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, और एक और था इत सिंह, वो भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत में आया था। अगला पॉइंट है, अभी हमने डिस्कस करा था शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के काफ़ी ज़्यादा जारी किया था। तो गैज आज हम लोग ने पढ़ा है गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और इसके बाद आता है कुमारगुप्त आता है, और कुमारगुप्त से एक फेमस क्वेश्चन ये बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पर, तो ये बिहार में है। इसके बाद अगला पॉइंट है स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त ने एक फेमस काम करवाया था, जैसे कि उन्होंने गिरनार पर्वत और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सारी चीज़ यहाँ से कवर कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल सके और मैं अच्छा वीडियो कंटेंट बढ़िया ला के आप सबको। तो चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं। अगला हेडिंग है हमारा कुमारगुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त, उसका दोनों नाम है, मतलब एक ही नाम, मतलब व्यक्ति एक है, नाम दो है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड था 415 से लेकर 454 AD तक। उन्होंने क्या क्या काम करा है, उसको क्या क्या उपाधियाँ दी गई है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहला पॉइंट है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कुमारगुप्त से रिलेटेड। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो आपका राइट आंसर है कुमारगुप्त ने करवाया था, या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट ये नालंदा है कहाँ पर, ये भी आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा जिसको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा नालंदा बिहार में है। ठीक है, अब बिहार में कहाँ पर है, तो भागलपुर में है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। खैर इसमें तो आया नहीं, फिर भी आप लोग याद रख लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था, ये भी बिहार में ही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, और इसको कहा क्या जाता है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का नेम और क्या भी है, तो अगला नाम इसका ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। पहला तो ये हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, और सेकंड पार्ट है आपका ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट है कुमारगुप्त की यानी कि 632 मुद्राएं मिली थी। जगह का नाम है बयाना मृतभान। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बयाना मृतभान जो जगह है वो है कहाँ पर, तो याद रखिएगा ये राजस्थान में, राजस्थान में है, और जिला है भरतपुर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को। सबसे पहले तो कुमारगुप्त को जो है 632 मुद्राएं मिली थी, वो बयाना मृतभाट से मिली थी। और बयाना मृतभाट कहाँ पर है, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कुमारगुप्त, यानी कि कुमारगुप्त को क्या क्या उपाधियाँ दी गई थी। तो पहला श्री महेंद्र, महेंद्रादायित्व, अश्वमेध महेंद्र की उपाधियाँ दी गई थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, श्री महेंद्र 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, तो कभी श्री महेंद्र होगा या फिर महेंद्रादायित्व होगा, और अश्वमेध महेंद्र दिया होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुमारगुप्त को ये सारे उपाधियाँ दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेनशांग के नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण, यानी कि सबसे पहले यानी कि हेनशांग के अकॉर्डिंग कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने नहीं की थी, बल्कि उसकी स्थापना शक्रदित्य ने की थी। ये हेनशांग बताए हैं हिस्ट्री में, यानी कि इतिहास में कहा गया है हेनशांग के अनुसार नालंदा बौद्ध विहार के निर्माण शक्रदित्य ने किया था। लेकिन हम लोग अभी तक क्या पढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो यही आपका आंसर चाहिए, कुमारगुप्त प्रथम। अगला पॉइंट है आपका नोट में, यहाँ पर नोट में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। विक्रम संवत की स्थापना किसने करवाया था, तो 58 से लेकर 57 AD में BC लिखा हुआ है, शुरू किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद अगला हेडिंग है हमारा स्कंदगुप्त, तो ये सारी चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे।
तो अगला हेडिंग है हमारा स्कंदगुप्त, ठीक है। तो स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड था 455 से लेकर 467 एडी तक था। सबसे पहला पॉइंट ये है इसके बारे में कि स्कंदगुप्त के राजगद्दी पे बैठते ही उसको हुनों का आक्रमण करना पड़ा, और हुनों का सबसे फेमस राजा था तोरमान, ठीक है। और तोरमान का पुत्र का नाम था मिहिरकुल, ठीक है, राइट। इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो अगला पॉइंट इससे आपका ये बनता है, गिरनार पर्वत पर जो स्थित सुदर्शन झील है उसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने करवाया था। और एक और प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जो गुप्त काल में जो सिक्के थे उसको रुपये के नाम से जाने जाते हैं। और पहला पॉइंट ये है, एक और जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो सारे चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, श्रेणी के प्रधान जो होते थे उसको ज्येष्ठ कहा जाता था, यानी कि ज्येष्ठ का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा होता है फैमिली में, उसको ज्येष्ठ कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कोहोम अभिलेख। आप सभी ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो कोहोम है वो एक अभिलेख का नाम है जिसमें स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रादित्य मिलते हैं, ठीक है। आगे, सुदर्शन झील के किनारे जो विष्णु मंदिर है, ये याद रखिएगा आप सभी, जो सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? चक्रपालित ने करवाया था। ये व्यक्ति का नाम है, चक्रपालित नाम का एक राजा था, उन्होंने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था या फिर बनवाया था, कुछ भी। आगे आपका गुप्त वंश का चिन्ह, यानी जो गुप्त वंश था उसका एक राजकीय चिन्ह भी कुछ ना कुछ होगा, तो उसका राजकीय चिन्ह था गरुड़, जो यहाँ पे लिखा हुआ आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिला था वो कुमारगुप्त को ही मिला था। अभिलेखों की संख्या सबसे ज़्यादा कुमारगुप्त को मिला था। टोटल कितना था इसमें अभिलेख? तो 18 अभिलेख इसमें टोटल दिया गया था। अब बुक से रिलेटेड चीज़ें आप लोग को याद करना है, तो सारी चीज़ यहाँ पे मैं करवाऊँगी। आज का तो गुप्त साम्राज्य था हमारा टॉपिक, तो यहाँ से सारे कवर हो जाएगी। आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक जो लेखक था यानी कि शूद्रक नामक, उन्होंने एक नाटक लिखा था, तो उसका नाम था मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी के खिलौने। थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।